बच्चों बहुत जल्दी आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। फाइनल एग्जाम में पूरे मार्क्स के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रीन पे पेपर है, क्लास 7th हिंदी, पूरा पेपर समझेंगे, पूरा पैटर्न समझेंगे, जिससे कि आपके पूरे मार्क्स आएँ। जल्दी से वीडियो को लाइक और हाइप कर लेना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलती है, साथ में सारे एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो जल्दी से शेयर भी कर देना वीडियो अपने दोस्तों को। क्लास ग्रुप में पेपर है, पहला प्रश्न आपके पास आएगा। अच्छा, पेपर के एंड में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पेपर किस तरह से आएगा, पैटर्न उसके बाद समझाऊंगा। सबसे पहला जो है वो एक पैसेज आएगा आपके पास, जो कि आपके भले ही ये सिलेबस से नहीं है लेकिन इसी पैटर्न में पेपर आएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन से खिताब जीत के साथ ही पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली। पैसेज है, इसे हम पढ़ते समझते हैं, उससे रिलेटेड 10 नंबर आएंगे आपके पास, ठीक है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप का खिताबी सूखा भी खत्म कर दिया। पहले 2 बार फाइनल में चूकने वाली भारतीय टीम ने स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा समेत में पूरी टीम के एकजुट प्रदर्शन से लंबे इंतजार को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही हरमनप्रीत कौर ने नदीने डी क्लार्क का मैच पकड़ा, पूरी टीम के साथ ही करोड़ों देशवासी भी खुशी से झूम उठे। इससे पहले जेमिमा रोड्रिग्स और प्रतिका रावल के दमदार खेल से टीम फाइनल में पहुंची थी। तो यहाँ पे मैच के बारे में बताया है, कैसे मैच जीता है और क्या उसके लिए एफर्ट लगाए हैं। अब इससे आपने पैसेज पढ़ लिया, 2 बार पैसेज को पढ़ें समझेंगे, आपको जो इसके आंसर क्वेश्चन है वो सारे आने वाले हैं। तो प्रश्न पहला है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था, ठीक है। यहाँ पे कप्तान का नाम बताना है, ऊपर कप्तान का नाम आया है, आपने बस वही ध्यान रखना है। जो एक ही प्लेयर का नाम आया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हरमनप्रीत कौर का नाम यहाँ पर आया है। उसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से एक सही है तो आपको चारों ऑप्शन नहीं लिखने, सिर्फ जो सही ऑप्शन है उसको लिख देना है। हरमनप्रीत कौर, आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा है कि दक्षिण अफ्रीका टीम का आउट होने वाला अंतिम खिलाड़ी कौन था। दक्षिण अफ्रीका जो महिला टीम है उसका अंतिम जो आउट होने वाला जो खिलाड़ी है वो ऊपर आया है। तो यहाँ पे बताया उनके जैसे हरमनप्रीत ने नदीने डी क्लार्क का मैच पकड़ा, पूरी टीम के साथ ही करोड़ों देशवासी, मतलब अंतिम जो प्लेयर था वो था नदीने डी क्लार्क, इसका कैच पकड़ा और मतलब पूरी टीम आउट मानी जाएगी, लास्ट प्लेयर था। तो ऑप्शन आपका है नदीने डी क्लार्क, यानी कि डी ऑप्शन, घ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आपने सिर्फ नदीने डी क्लार्क लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। 2 प्रश्न आपको एमसीक्यू हैं और 2 आपको लिखने हैं। अच्छा, लिखने में भी आपको पहला प्रश्न यहाँ पे 1 नंबर का है तो छोटा सा आंसर लिखेंगे, और जो 2 नंबर का उससे थोड़ा सा बड़ा लिखना है आपने। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप के फाइनल में कितनी बार सफल रही, ये आपने बताना है कि जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है वो विश्व कप के फाइनल में कितनी बार सफल रहे, पूरा आंसर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है इन्होंने कि पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती है ना। देखो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन के खिताब जीत के साथ ही पहली आईसीसी, तो कितने में जीते थे, पहली आईसीसी, तो बस आपने लिख देना है। और आप यहाँ पे ऊपर से लिखेंगे हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में और आईसीसी ट्रॉफी जीत ली, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है थोड़ा सा लंबा लिखना होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे ही देश जीता, देशवासी भी झूमने लगे, तो ऑब्वियसली हमारा देश जीतेगा तो हमें भी तो जीत की खुशी होगी ना, तो पूरा देश जो है झूम उठा इस जीत की खुशी में। बस आप इसे थोड़ा सा बना करके लिखेंगे, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। सवाल आपको अगला है,
एक कविता है और ये कविता भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड 5 नंबर आपको आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। पढ़ लेते हैं कि यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमी गिर के हिम से निकल निकल, यह निर्मल दूध सा हिम्स का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का व्यूहल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ पत्थर पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल। तो यहाँ पे जो नदी के बहने की बात की गई है ना, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि यह लघु सरिता, सरिता कहते हैं नदी, छोटी सी नदी का जो बहता जल है वो कितना शीतल है कितना निर्मल है, उस पर ये कविता है। अब आपको 5 नंबर के प्रश्न देखेंगे और वीडियो के साथ एंड तक बने रहेगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पूरे 60 में से 60 नंबर आएंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं वो तरीका बताऊंगा आखिर टीचर्स क्या देखते हैं चेक करते टाइम, जब आपकी कॉपी चेक करते हैं तो क्या देखते हैं, और आपको लिखते टाइम वही ध्यान रखना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। पहले प्रश्न देख लेते हैं, पहले यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं कि नदी का जल कहाँ से निकल रहा है। तो कहाँ से निकल रहा है, तो ऊपर यहाँ पे आप देखोगे कि क्या है, ऊंचे शिखरों से उतर उतर है, कहाँ से आ रहा है, ऊंचे शिखरों से यानी कि चट्टानों से पहाड़ों से। अब यहाँ पे लिखा नदी का जल कहाँ से निकल रहा है, पहला ऑप्शन है चट्टान से, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो दूसरा है कि काव्यांश में नदी के जल को किसके जैसा बताया गया है, किसके जैसा, तेल का, घी का, दूध का या मक्खन जैसा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि यह निर्मल दूध सा हिम का जल। तो कैसा जल है, दूध का यानी कि दूध जैसा, और हिम का जल यानी कि इन्होंने हिम यानी कि बर्फ का जल भी कहा है इसे। तो आप कह सकते हैं कि जल कहाँ से निकल रहा, बर्फ से, हिमगिरी से, ठीक है। तो पहला वाला ठीक है कि चट्टान से, दूसरा है कि दूध सा, तो दूसरे वाला भी आपका आंसर यहाँ से आ गया कि वो दूध सा। देखो लिखा काव्यांश में नदी के जल को किसके जैसा बताया, दूध सा। अब आपको फिर से 2 सवाल आएंगे, पहला सवाल 1 नंबर का, दूसरा सवाल 2 नंबर का, ध्यान से आपको लिखना है। काव्यांश के अनुसार ऊंचे शिखरों से जल कहाँ गिरता है, तो ऊंचे शिखरों से जल जो है नीचे की तरफ गिरता है, मैदानों की तरफ। तो यहाँ पे लिखा इन्होंने कि ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिरी की चट्टानों पर। तो कहाँ आता है वो, गिरी यानी कि पहाड़ के चट्टानों पे गिरता है, फिर कंकड़ पैदल चल करके वो आगे बढ़ता है, यानी कि जो पानी है वो चट्टानों पे गिरता है। उसके बाद आपको अगला सवाल है कि काव्यांश में बताई गई नदी के जल की 2 विशेषताएं बताइए। तो नदी के जल की 2 विशेषताएं, पहला वह निर्मल होता है, ठंडा होता है, सबकी प्यास बुझाता है, सबका भरण पोषण करता है, सिंचाई के काम आता है, बहुत कुछ लिख लेते हैं आप, ठीक है। तो 2 विशेषताएं नदी के जल की क्वालिटी। मुझे कमेंट में भी जरूर बताएंगे कि नदी के जल का क्या फ़ायदा होता है, क्या प्रयोग होता है, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, और आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से कि आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम तक पहुंचते हैं तो वहां पे हमें 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, 1000 फॉलोवर, तो आप फॉलो कर लें, जिससे हम आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी लाइव आएँ। जो भी एजुकेशनल अपडेट है आपको वहाँ से हम शेयर करते रहेंगे। अब आपको यहाँ से ग्रामर के सवाल आ जाते हैं, मिलान करना है आपको। एक यहाँ पे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा है, इधर आपको साइड में इनके आंसर दे रखे हैं, तो किसका कौन सा आंसर है वो आपको लिखना है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें से, व्यक्तिवाचक कौन सी है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसे बता देता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। जो जातिवाचक है ना, यहाँ पे जो करुणा है वो नाम है, तो करुणा जो है वो आपका व्यक्तिवाचक हो गया। सागर, तो सागर जो है, सॉरी, करुणा आपकी क्या है, वो भाव है, ठीक है। कन्याकुमारी आपकी जो है वो व्यक्तिवाचक है, और जाति कौन सी है, सागर। सागर एक जाति है, क्योंकि बहुत सारे सागर होते हैं, अलग अलग सागर हैं, तो इस तरह से आपने इनका एरो बनाना है। या तो आप जातिवाचक संज्ञा के आगे लिखेंगे सागर, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिखेंगे कन्याकुमारी, और भाववाचक संज्ञा के आगे लिखेंगे करुणा। तो ये आपके 3 नंबर आपको पूरे यहाँ से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, डैश खान पान से भी
एक दूसरे को जानते हैं। सर्वनाम आपको यहाँ पे लिखना है, उचित सर्वनाम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। हम, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा कि हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं, तो डैश की जगह हम लिखेंगे और आपको हम, क्योंकि सर्वनाम है, आपको यहाँ पे सर्वनाम लिखना है, तो आपको हम लिखने से पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगला है कि थोथे बादल कुआर के दी गई पंक्ति में विशेषण शब्द पहचानना है। विशेषण कौन सा है? थोथा, ठीक है, थोथा मतलब खाली, तो बादल की विशेषता बताता है थोथा। धन शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, तो धन, धन का मतलब क्या होता है? संपत्ति। एक पर्यायवाची शब्द लिखना है, संपत्ति लिख सकते हैं, पैसा लिख सकते हैं, दौलत लिख सकते हैं। अब एक कमेंट में मुझे भी बताना कि धन का इसके अलावा एक पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। जो नाचता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जो नाचता है क्या कहते हैं उसे? बड़ा नचनिया है ना। आपके जो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी नाचते रहते हैं, अक्सर उनको भी कह देते हैं कि क्या नचनियों की तरह नाच रहा है या नाच रही है, तो क्या कहते हैं उसे? नचनिया। दांत खट्टे होना मुहावरे का अर्थ है हार जाना। जब दांत खट्टे हो जाते हैं यानी कि हार जाना, उसके दांत खट्टे कर दिए मतलब हरा दिया। दैनिक शब्द में प्रत्यय छांटिए। अच्छा, ग्रामर अगर आपको समझनी है तो ग्रामर के हमने सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। क्योंकि ग्रामर क्या है कि आपको 7वीं में भी काम आएगी, 8वीं में भी आपको ग्रामर पूछी जाती है, 9th में भी, 10th में भी और बड़ी क्लासेज में भी। तो ग्रामर आप हमारे चैनल से जरूर समझें, जिससे कि आप आगे आने वाले समय में भी ग्रामर की अच्छी नॉलेज रख सकें। अगर आपको ग्रामर का जो भी टॉपिक समझना हो, मुझे इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। नहीं तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक की जरूरत है। प्रस्तुति, दैनिक, दैनिक शब्द में प्रत्यय छांटना है, तो दैनिक शब्द में इक प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय बाद में लगता है। प्रस्तुति शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है, तो क्या है? प्र यानी कि उपसर्ग है। अब कैसे छांटेंगे उपसर्ग, कैसे पता लगाएंगे प्रत्यय कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, इस पर बढ़िया वीडियो बनाई है, मैंने जाकर के जरूर देखी हमारे चैनल पे। अब हमारे पास यहाँ पे जो खान पान की बदलती तस्वीर है, उससे एक चैप्टर है और आपको ये चैप्टर पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है। उसके बाद आपको उससे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको उनके आंसर देने हैं। तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ आपके साथ। खान पान की नई संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार यानी कि दोबारा उनको इनोवेशन करना भी जरूरी है, जिन्हें हम एथनिक कहकर के पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा यानी कि 5 स्टार होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए, उनको सब तक पहुंचाना चाहिए, है ना। 5 स्टार जो वहाँ पे व्यंजन होते हैं वो गली गली में भी मिलने चाहिए। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है कि हमें राष्ट्रीय एकता के बीज किस में मिल सकते हैं? तो खान पान की संस्कृति में। ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही आपको ऑप्शन लिखना है चारों में से। अगला है कि स्थानीय व्यंजनों के साथ कैसा व्यवहार अपेक्षित है? पुनरुद्धार, जो स्थानीय व्यंजन है उनका पुनरुद्धार करना चाहिए। स्थानीय व्यंजनों का और इनोवेशन नए तरीके से बनाना चाहिए। आलू के चिप्स हम बनाते हैं, हर बार कुछ नया तरीके से बनाओ, है ना। अगला है गद्यांश के अनुसार एथनिक किसे कहा जाता है? तो एथनिक मतलब होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन आपको सही करना है। तो क्योंकि एथनिक जो है स्थानीय व्यंजनों को ही कहा है, उनको और ज़्यादा उनको इनोवेशन, उनका पुनरुद्धार होना चाहिए, तो एथनिक यानी कि स्थानीय व्यंजन। ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल है कि यदि स्थानीय व्यंजनों को केवल 5 सितारा होटलों तक सीमित कर दिया जाए तो क्या होगा?
आम लोग उससे दूर हो जाएंगे, स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता बढ़ेगी, हर जगह उपलब्धता बढ़ेगी, भोजन सस्ते मूल्य में मिलेगा। यदि स्थानीय व्यंजनों को केवल 5 सितारा होटलों तक ही सीमित कर दिया जाएगा तो क्या होगा, आम लोगों से दूर रह जाएंगे वो, सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन है ना। तो स्थानीय व्यंजन लोकप्रिय कैसे होंगे, भाई लोकप्रिय तभी तो होंगे जब उनको आम सभी पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर 5 स्टारों में रख दिया जाएगा तो ना उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, ना हर जगह उपलब्ध होंगे, ना वो भोजन सस्ते मूल्यों में मिलेगा, बल्कि आम लोगों से दूर हो जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपके पास 3 प्रश्न हैं गद्यांश से, तीनों में से 2 आपको आंसर करने हैं। तो तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पे हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले, मैं संघर्ष के कारण तुनक मिजाज हो गया पार्ट से है। पिल्ले के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताएंगे। पहला, उन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, उन्होंने खूब मेहनत करते थे, अपने भाई के हॉकी से वो खेला करते थे। दूसरा, वो सादा जीवन जीना पसंद करते थे, उन्होंने दिखावा नहीं किया, मतलब वो स्टार बन गए फिर भी वो जनरल से गाड़ी में सवारी करना और लोकल की लोगों की तरह उनका रहने का अंदाज था। सोनपुर का मेला किस राज्य और कब लगता है, तो सोनपुर का मेला भी आपको प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले नहीं, ये है आपके लिए सोनपुर का मेला आई थिंक बिहार में लगता है। वीर कुंवर सिंह पार्ट से ये शायद लिया गया है कि वीर कुंवर सिंह अपनी रणनीति बनाते थे तो सोनपुर के मेले का वो प्रयोग करते थे, किस राज्य और कब लगता है। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि अभी मैं 7th क्लास पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये बिहार वगैरह में लगता है। और ये आपको वीर कुंवर सिंह पार्ट में इसका आंसर मिल जाएगा। गांधी जी द्वारा आश्रम में किन किन गतिविधियों की योजना बनाई गई, कुछ 2 गतिविधियां बताएंगे। तो गांधी जी हर कार्य की गतिविधि बनाते थे, कैसे क्या क्या करना है, छोटा मोटा काम वो किसी दूसरे पर नहीं निर्भर होते थे, खुद ही करते थे, सारा सामान वगैरह रखते थे। तो इस तरह से 2 गतिविधियों की योजना, मतलब आश्रम में किन गतिविधियों की योजना बनाई, भाई क्या होना चाहिए। एक तो उन्होंने आश्रम में जो व्यय है उसका भी उन्होंने योजना बनाई थी, कितना खर्चा होगा, कितने लोग रहेंगे, कितने लोग खाएंगे, कितने बाहर वाले आएंगे, तो वगैरह वगैरह आप यहाँ पे बता देंगे 2 गतिविधियाँ। अगला है गद्य पाठों पे आधारित, फिर से यहाँ पे 2 सवाल है 3-3 नंबर के, थोड़ा ये बड़े आंसर आपको इनमें लिखने, ये ध्यान रखना, पहले वाले 2-2 नंबर के थे, अब 3-3 नंबर के। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था, क्योंकि वसंत ऋतु नीलकंठ यानी कि मोर का पसंदीदा त्योहार, और ना सिर्फ मोर का बल्कि हमारा भी पसंदीदा जो ऋतु है मोरी है। और मैं अगर अपने गांव की बात करूँ उत्तराखंड की, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में आप देखोगे बसंत ऋतु का मज़ेदार माहौल, क्या नज़ारा हो जाता है, तरह तरह के फूल खिल जाते हैं, हरियाली होती है। आप मार्च के महीने में जाइए, अप्रैल के महीने में जाइए, क्या मज़ेदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो भाई नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना सही नहीं हो जाता था, वो अंदर बंद ही नहीं रह पाता था, उसको बाहर आना है, उसको इस मौसम में नाचना है, अपने पंख फैलाने हैं। अब जाली घर में तो वो सारे काम नहीं कर पाएगा ना, बस लिख देना आप, क्योंकि उसका पसंदीदा त्योहार ऋतु मौसम है। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी, धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है कि धनराज पिल्ले जो है उनकी माँ ने कहा कि जो भी आपको प्रसिद्धि मिलती है, जो भी आपका नाम होता है, उसे संभाल के रखिए। बहुत सारे बच्चों को इसकी वैल्यू नहीं पता। मान लीजिए आप फर्स्ट आए क्लास में, आपको मेडल मिला है, आपको सर्टिफिकेट मिला है, वो घर जाके यूँ ही फेंक आते हैं। कुछ बच्चे उसे फ्रेम करते हैं। आपको अगर टीचर ने कोई गिफ्ट दिया है या मतलब अच्छे मार्क्स आने पर, तो बहुत सारे बच्चे सजा के रखते हैं उस गिफ्ट को भी। बस आपको यही लिखना है कि उनकी माँ ने कहा कि विनम्रता से संभालिए, इसमें घमंड नहीं आना चाहिए, ऐंठ नहीं होनी चाहिए कि मैं तो इतना तेज हूँ, पोलाइट रहिए। आप फर्स्ट है ठीक है, और प्रयास करिए अच्छा होने की, लेकिन घमंड नहीं करना, लोगों को दिखाना नहीं है। ठीक, आगे की वीर कुंवर सिंह पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। भाई वो डरते नहीं थे, स्वाभिमानी थे, रणनीति बहुत अच्छी बनाते थे। हंगामा न्यूज़ फैला दी कि हम इस रास्ते से जाएंगे,
सारे अंग्रेज उन्हें रोकने के लिए वहाँ चले गए, लेकिन कुंवर सिंह जो दूसरे रास्ते से अपनी सेना को ले गए। साथ में जब उनके हाथ में लग गई थी और वो फैलने लगा था, तो वो साहसी भी थे, उन्होंने अपना हाथ ही काट दिया कि ये ज़्यादा ना फैले। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे साहसी काम करे, वीर थे, डरते नहीं थे, है ना। तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। अब आपके पास एक कविता है, इस कविता के कुछ अंश यहाँ पे हैं। वर्ष बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहूँ दिशि से आया दामिन दम के झर लावन की, नन्नी नन्नी बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो ये कुछ कविता के अंश हैं, इनको पढ़ा आपने, समझा। और अब 4 नंबर आपको यहाँ से MCQ, 4 ऑप्शन में से एक ठीक। सावन के महीने में क्या विशेषता है? मन उदास रहता है, मन उब जाता है, मन मोहक हो जाता है, मन व्यथित हो जाता है। तो भाई का गलत है, ग गलत है, घ गलत है, मन मोहक हो जाता है। सावन में अच्छा लगता है ना, मौसम बढ़िया होता है। ख ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए मुझे कमेंट में बता दीजिए। हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के लगभग पेपर डाले हुए हैं। अगर आपको कोई ढूंढने में प्रॉब्लम हो, वैसे चैनल पे जाइए, पुरानी वीडियोस को सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। लेकिन ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। जब भी आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मिलेंगे तो उससे पहले फॉलो ज़रूर कर लेना, लेकिन कॉल कोई भी ना करें, सिर्फ आप मैसेज ड्रॉप कर दें जो भी आपकी डिमांड हो। पद्यांश के अनुसार, अच्छा नंबर ID डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पद्यांश के अनुसार प्रभु के आने की सूचना सुनकर मीरा के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं? तो मीरा के मन में क्या? उमंग के भावन, उमंग हो जाता है, मन बड़ा नाचने सा लगता है, तो है ना, उमंग हो जाता है हरियावन की बात सुन करके। पद्यांश के अनुसार सावन में किसके चमकने की बात की गई है? तो सावन में चमकता है क्या? बिजली चमकती है ना वैसे सावन में, तो यहाँ पे लिखे ना दामिन दम की, दामिन यानी कि बिजली, दम की यानी कि चमकना, तो बिजली के चमकने की बात यहाँ पे की गई है। और अगर आपको ना समझ में आए तो आप जरूर ऊपर पढ़ लेना। आनंद मंगल गावन की का आशय क्या है? आनंद यानी कि उत्साह में होना, मंगल गीत। तो जब कोई मनहरी आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो आप क्या करते हैं? पूरी तैयारी करते हैं, आनंदित हो जाते हैं, पूरा डेकोरेट करते हैं, साफ सफाई करते हैं और एक्साइटेड होते हैं कि वो कब आएंगे। साथ में जब वो आते हैं तो गाना बजाना, नाचना और एंजॉय करना शुरू हो जाता है। तो बस वही आपको इसमें लिखना है। अगला आपके पास है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है ये का से मतलब क्या है? खुशी से गीत गाने की, ठीक है, वीर के मंगलवार को खा ऑप्शन है खुशी के गीत गाने की। अब आपको पद्य यानी कि कविताओं से कुछ प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं 2-2 नंबर के, और आपको कोई 2 करने हैं। आपको वर्षा के मौसम में क्या क्या करना अच्छा लगता है? बड़ा सिंपल सा है। वर्षा के मौसम में क्या अच्छा लगता है? बारिश में नहाना, बारिश में भीगना अच्छा लगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बारिश में क्या है, जो पानी वानी होता है छत में वाला, तो छपाक करके, जो भी आपको लगता है आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे इसका आंसर, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको बारिश के मौसम में सबसे अच्छा क्या करना लगता है ना। वैसे पकोड़े खाने भी अच्छा लगता है, पर आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक तिनका कविता में क्या संदेश हमें मिलता है? तो एक तिनका हमें संदेश देता है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनका ही हमारी घमंड, हमारी ऐंठ निकाल सकता है, तो कभी भी घमंड ना करे, ऐंठ में ना रहे, बस यही संदेश एक तिनका से मिलता है। रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? तो विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति यानी कि मुश्किल में, परेशानी में हमारा साथ दे, हमारा साथ ना छोड़े, वही हमारा सच्चा मित्र है। खुशी में और जब हमारे पास पैसे होते सारे हमारे दोस्त बन जाए, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति, मुसीबत, परेशानी में भी हमारे साथ खड़ा रहे। बस आपने इस तरह से लिख देना है। बाकी ऐसा कौन दोस्त है जो आपकी विपत्ति, परेशानी में आपके साथ खड़ा रहता है? कमेंट में ज़रूर अपने मित्र के बारे में बताएं, आपको क्यों अच्छा लगता या लगती है,
आपकी मित्र, आपका मित्र अपना जो एक्सपीरियंस है कमेंट में रखेंगे। अब फिर से 3 सवाल हैं, 3 में से 2 करने हैं, लेकिन थोड़ा बड़े बड़े आंसर लिखेंगे, कंप्लीट आंसर लिखेंगे, क्योंकि 3-3 नंबर के ये प्रश्न हैं। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? कोई 3 बिंदु बताएं। पहला तो उसकी आंख लाल हो गई, दूसरा है उसकी आंख दुखने लगी, तीसरा उसकी आंख से आंसू आने लगे, चौथा उसका घमंड निकल गया। अब वो सोचने लगा कि मैं क्यों इतने ऐठ में रहता था। बस कोई भी 3 लिख दो। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि 60 में से 60 पूरे नंबर कैसे आते हैं, आखिर वो तरीका क्या है। प्रश्न देख लेते हैं कि पक्षी आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। कोई 3 इच्छा बताइए। सिंपल सा है, पक्षी आकाश में उड़ करके वो क्षितिज में उड़ना चाहते हैं, वो स्वच्छंद रहना चाहते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं, कटुक निवोरी खाना चाहते हैं, है ना, वो बहता जल पीना चाहते हैं। तो लिख दो बस। एक शाम एक किसान पाठ में प्रकृति के किन छटाओं का वर्णन किया? बहुत बढ़िया। एक शाम जो कविता है उसमें प्रकृति का वर्णन किया है कि प्रकृति किस तरह से मुरेठ जो साफा है वो बांध के बैठा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा बूढ़ा हो, सज धज के बैठा हो। मटर कैसे खड़ी है, दूसरे खेत कैसे लहला रहे हैं। तो बस आपको इस पे बना के लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अब आते हैं रचनात्मक लेखन में। निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। पहला है कि आप या तो अमन है या अमृता है। 6ठी कक्षा में प्रथम आने पर माताजी से मिले, उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देना। 6ठी क्लास में आप फर्स्ट आए थे, आपको प्राइज़ मिला था, तो आपको क्या करना है, आपकी माँ ने आपको प्राइज़ दिया, कुछ भी दे दिया हो। अब मुझे कमेंट में भी आप ज़रूर बताते रहिए, अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करना कि आपके अच्छे नंबर आने से आपके घर वाले आपको क्या गिफ्ट देते हैं। और क्या गिफ्ट जरूरी नहीं है कि सामान ही हो, कई बार आपको घुमाना भी गिफ्ट हो जाता है, कई बार आपके पसंद का खाना बनाना भी गिफ्ट हो जाता है, कई बार आपको सामान भी मिल जाता है। तो आपको क्या गिफ्ट मिला कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपने उन्हें बताना है कि प्रिय माता जी वगैरह, थोड़ा हालचाल पूछ करके अपना हाल बता के उन्हें बताया कि फर्स्ट आने पर आपने मुझे ये वाला गिफ्ट दिया था, मुझे बहुत पसंद आया, मेरा फेवरेट गिफ्ट था, मेरा फेवरेट खाना था, मेरे फेवरेट जगह आप घुमाने ले गए, जो भी है। और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं 7वीं में भी फर्स्ट आऊँगी। मुझे उम्मीद है कि 7वीं में फर्स्ट आने पर भी आप मुझे ज़रूर अच्छा उपहार देंगे। बस, या तो आप दूसरा लिखें कि आप ममता या मानस हैं, तेज बुखार के कारण आपका स्वास्थ्य खराब है, 2 दिन का अवकाश प्रधानाचार्य को देना। जैसे कि आप लिखते ही हो, सेवा में श्री प्रधानाचार्य महोदय। अपने स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का नाम कमेंट पे बताइएगा। और फिर लिखेंगे कि विषय अवकाश प्राप्ति हेतु महोदय से विनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं शादी पार्टी में गया या गई थी, मैंने वहाँ खूब सारा खाना खाया, खूब सारा खाना खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बीमार हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे बना के। अगला है आपको, तो अगला आपके पास एक 3 टॉपिक हैं। 3 में से आपको क्या करना है, एक पे अपना अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद तो मेरा प्रिय उत्सव पे लिखेंगे आप, या वायु प्रदूषण पे, या समय का सदुपयोग पे। तो तीनों बहुत अच्छे टॉपिक है। तीनों में से आप किसी भी एक टॉपिक पे अच्छे से लिख सकते हैं। कोई भी आपका प्रिय उत्सव हो, त्यौहार हो, तो मुझे भी कमेंट में बताएंगे कि आपका प्रिय उत्सव त्यौहार कौन है। होली है, दीपावली है, जो भी है उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के मज़ेदार लिख देंगे। वायु प्रदूषण यानी कि हवा बहुत ज़्यादा जहरीली हो रही है, खास करके दिल्ली में, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बुजुर्गों को, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तेज़ी से फैल रहा, हमें इसे रोकना चाहिए, क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप लिखेंगे। समय का सदुपयोग के भी, या तो समय का सदुपयोग, भाई हमारे पास जो समय है, कीमती टाइम है, उसे बर्बाद नहीं करना है, सही से यूज़ करना है। मोबाइल पे ही नहीं लगे रहना है। मोबाइल पे अगर मोबाइल आपको मिलता है, अगर आपके पास मोबाइल है तो उसे पढ़ने लिखने और अच्छी चीज़ें सीखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप टाइम पास कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो ये समय आपके लिए दोबारा नहीं आएगा। बस मेरा उत्सव या वायु प्रदूषण है, समय का सदुपयोग, तीनों में से एक टॉपिक पे लिखना है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप तीनों में से एक टॉपिक पे लिखना चाहोगे तो आपका पसंदीदा इन विषय में से कौन सा होगा और क्यों होगा।
कमेंट में लिख दो। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो जरूर कर लेना, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।